नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आए हुए भयानक विनाश की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते नदियों ने विकराल रूप धर लिया है। इसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ का संकट सामने आ गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने और मूसलाधार बारिश के चलते जमकर तबाही हुई है। और जैसा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह ने बताया कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वहाँ क्षतिग्रस्त हो गई है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का विकास कहीं विनाश लीला तो नहीं है। दरअसल विकास की अंधी दौड़ में, या कहें कि थोड़े से सुख सुविधाओं के लिए, हमने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। पेड़ काटकर, मशीनें चलाकर पहाड़ों की छाती को हमने छलनी कर दिया है। इससे वे कमज़ोर हुए और बारिश में पहाड़ों पर जमे पत्थर हल्के से झटके से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इससे कई बार लोगों की जान चली जाती है, तो रास्ते भी जाम हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से लोगों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी और पत्थरों को जकड़ कर रखती हैं, लेकिन अब पेड़ नहीं होने से उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई है। यही कारण है कि हल्के से झटके से चट्टानें टूटकर नीचे गिर रही हैं। दूसरा सबसे अहम कारण यह है कि बेतरतीब विकास प्रकृति और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। हमने ड्रिलिंग मशीनों, जेसीबी आदि मशीनों से पहाड़ों की छाती को छलनी कर दिया है। सड़क और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ों को खोदा और नष्ट किया जा रहा है। इससे जैविक संपदा और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ऐसे में इसे प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मानव निर्मित आपदा भी कहा जाना चाहिए। जी हाँ, ये बाढ़ और ये विकराल स्थितियाँ ये प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित ज़्यादा हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जो कि वहां की आबादी से भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे में उन सबके लिए सुविधाएं जुटाने के लिए कहीं न कहीं पर्यावरण से समझौता किया जाता है। यही कारण है कि जब प्रकृति का अति दोहन होता है तो वह अपना रौद्र रूप दिखाती है, चाहे फिर वह भूस्खलन हो या फिर विकराल बाढ़। केदारनाथ आपदा तो आप में से बहुतों को याद होगी। 13 जून को उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही थी। इस दौरान चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया और मंदाकिनी नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि केदारनाथ घाटी को चपेट में ले लिया। इसके बाद मची तबाही ने 5,000 से ज़्यादा जानें ले ली और हजारों लोग लापता हो गए। बाद के दिनों में महीनों तक यहाँ वहाँ लाशें मिलती रहीं। सवाल बस वही है कि केदारनाथ में पहले भी बारिश होती थी, नदियाँ उफनती थीं और पहाड़ भी गिरते थे, लेकिन जैसा विनाश 2013 में हुआ वैसी तबाही केदारनाथ में पहले कभी नहीं हुई थी। प्रकृति की इस विनाश लीला को देखकर कुछ लोगों की आस्था की नींव हिल गई, जबकि कुछ आस्थावान ऐसे भी हैं जिनकी आस्था की नींव और मजबूत हो गई। जब केदारनाथ में आपदा आई थी, उस वक्त धारी माता की नाराजगी का कारण सोशल मीडिया में चारों तरफ चर्चा में था। भाजपा की नेता उमा भारती ने भी एक सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया था कि अगर धारी माता का मंदिर विस्थापित नहीं किया गया होता तो केदारनाथ में प्रलय नहीं आती। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर कालियासुर नामक स्थान में विराजमान था। धारी देवी को काली जी का रूप माना जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार उत्तराखंड के 26 शक्ति पीठों में धारी माता भी एक है। बांध निर्माण के लिए 16 जून 2013 की शाम में 6 बजे धारी देवी की मूर्ति को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया और ठीक इसके 2 घंटे बाद यानी 8 बजे केदार घाटी में तबाही शुरू हो गई थी। तो एक बांध निर्माण के लिए ऐसा कार्य क्यों किया गया,
अगर लोगों की आस्था थी तो उस आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए था। हिमाचल और उत्तराखंड राज्य प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण पहले से प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। ऐसे में विकास के नाम पर हिमालय के अत्यधिक संवेदनशील इलाकों में ज़रूरत से अधिक निर्माण होना राज्य में आपदाओं को खुला न्योता देना है। प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रशासन को इस प्रकार के निर्माण के स्थान पर कुछ ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जो प्रकृति के अनुकूल हो। दरअसल हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत बसे राज्यों की जमीनें दरक रही हैं। कहीं भूस्खलन तो कहीं जमीन धंसने की घटनाएं अब यह इशारा कर रही हैं कि पहाड़ों पर सब कुछ ठीक नहीं है। जोशीमठ की त्रासदी से हमें सबक लेने की ज़रूरत पड़ रही है। दशकों पहले जो वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर की थी वह अब सच हो रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जमीनों के दरकने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि पहाड़ी राज्यों का अंधाधुंध विकास वहां विनाश की पटकथा लिख रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में तेजी से हो रहे विकास और निर्माण गतिविधियों ने जमीन का संतुलन बिगाड़ दिया है। पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, टनल बनाए जा रहे हैं। मानव निर्मित हस्तक्षेप की वजह से न केवल जलवायु परिवर्तन पर असर पड़ा है बल्कि प्रकृति का संतुलन तक बिगड़ गया है। जोशीमठ की त्रासदी इसी ओर इशारा कर रही है। और अब कुल्लू मनाली हिमाचल में खासकर मंडी में जो भयानक बाढ़ आई है वो बता रही है कि हमने जोशीमठ के सबक से कुछ भी नहीं सीखा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शालानल गांव में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए पहाड़ काटे जाने की वजह से आसपास के घरों में दरारें आ गई हैं। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली राह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मनाली चंडीगढ़ रोड को चौड़ा करने के लिए पहाड़ को काटा जा रहा है। अब यहाँ भी जोशीमठ और मंडी जैसी त्रासदी नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल में ही कहा था कि किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में लगभग 30% क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। जमीनों में दरारें बढ़ रही हैं, लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं कि अब यहाँ विकास के कार्यक्रम न किए जाएं, सड़कों का चौड़ीकरण और नए नए होटलों का बनना बंद किया जाए। वैज्ञानिकों ने करीब 4 दशक पहले ही आशंका जाहिर की थी कि अगर जोशीमठ और हिमाचल के इलाके में अंधाधुंध निर्माण नहीं रुका तो यहाँ तबाही आ सकती है। अलग अलग रिपोर्ट्स में वैज्ञानिक बार बार दोहरा चुके हैं कि पहाड़ी इलाके अनियंत्रित निर्माण सहने के अभ्यस्त नहीं हैं। समतल जमीनों की तरह वहाँ की ज़मीनें मजबूत नहीं हैं। अगर ऐसे ही निर्माण चलता रहा तो भूस्खलन और भूधसाव तेजी से होगा। ज़्यादातर हिमालय राज्यों की ज़मीनें भूस्खलन की नींव पर तैयार हुई हैं। लगातार बारिश, जल जमाव और अनियंत्रित निर्माण यहाँ की ज़मीन को कमज़ोर कर रहा है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पहाड़ों की कटान, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर हो रहा कंस्ट्रक्शन वर्क और होटलों का निर्माण यहाँ की त्रासदी की असली वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कहीं भी निर्माण से पहले वहाँ की ज़मीन की स्थिति पर रिसर्च होनी चाहिए। किसी भी निर्माण गतिविधि का क्या असर हो सकता है, क्या वहाँ की ज़मीन ऐसे निर्माण सह सकती है, वहाँ की परिस्थितिकी पर क्या असर पड़ेगा। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाए तो ऐसे विध्वंस से बच सकते हैं। यह सच है कि अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिन भूस्खलन की खबरें सामने आती हैं और अब तो बाढ़ की विभीषिका ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। यह संयोग नहीं है, यह प्रयोग है। वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को विकास के जरिए बदला जा रहा है। आज वहाँ विकास के नाम पर बेतहाशा पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसका असर जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है। क्या इस तरह पेड़ों की कटाई पहाड़ों पर की जानी चाहिए? भाई 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 भाई
हिमाचल प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि इस पर्वतीय शहर के बीच सड़क पर पास के पहाड़ के ध्वस्त होने से गाद, लकड़ी और कीचड़ का विशालकाय रेला बड़ी तेजी से बस्ती में प्रवेश कर रहा है। सैकड़ों टन मलबा अपने साथ समेटे यह रेला पल भर में ही एक विशाल पेड़ और एक मकान को अपने साथ बहा ले जाता है। वीडियो बनाने वाले लोग चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि इसका झटका उनके मकान को भी क्षतिग्रस्त कर सकता था। लेकिन प्रश्न यह है कि इतनी लकड़ियां कहां से बहकर आ रही हैं? इसका अर्थ है कि ये सारे पेड़ काटे गए हैं, और अगर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं तो तय है कि उत्तराखंड या हिमाचल का भविष्य अंधकारमय है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस अंधाधुंध विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहिए और मनन करना चाहिए। जहां बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो वही हाथ लगाना चाहिए। इस तरह से पेड़ों की कटाई भूस्खलन और बाढ़ के सिवा, बर्बादी के सिवा, तबाही के सिवा कुछ भी नहीं लाएगी। मुझे लगता है कि जनता को भी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों को तो इस पर मार्च निकालना चाहिए, विरोध करना चाहिए। यदि ऐसे कार्यक्रम वो नहीं करेंगे तो लगता नहीं कि सरकार इस पर कोई सुनवाई करेगी। आज पहाड़ी तीर्थस्थलों को पर्यटन स्थलों में बदला जा रहा है और उनके बदलने में बहुत ज़्यादा काट छाट और नए निर्माण की आवश्यकता पड़ रही है। आज तो ये पर्यटन स्थल तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन शायद भविष्य में वहाँ न पहाड़ रहें, न तीर्थ स्थल बचे, न पर्यटन स्थल बचे। तो उस स्थिति से बेहतर यही है कि सरकार इस पर विचार करे और जो तीर्थ स्थल जिस स्वरूप में मौजूद हैं उसे उसी स्वरूप में बने रहने दे, उनमें कोई छेड़छाड़ न करे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।